गुड मॉर्निंग साथियों। सरफेस केमिस्ट्री की आज की क्लास में सबसे पहले तो हम ये टॉपिक देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। एड्जॉर्प्शन पे प्रभाव डालने वाले कौन कौन से ऐसे कारण हैं इसके बारे में हमें समझना है। देन इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे पुरानी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्लास 11 का स्टेट्स ऑफ मैटर था तो उसमें एक टॉपिक आया था, क्या था वो? क्रिटिकल टेम्परेचर। गैसेस से रिलेटेड होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर, तो पहले वो समझ लो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी लिखते हैं इसे। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? आपको ये पता होगा कि बहुत सी गैसेस क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। जैसे आपका नॉर्मल ब्यूटेन होता है, ऑक्टेन होता है, हेप्टेन होता है, तो वो पेट्रोल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम गैस लाइटर में रखते हैं, है ना, जो स्मोकिंग के लिए यूज़ होता है या बाकी पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो जो गैस लाइटर होता है, जैसे आपके घर में सिलेंडर आता है, उसमें भी कंप्रेस गैस होती है लिक्विड फॉर्म में। तो क्रिटिकल टेम्परेचर उसी से रिलेटेड है। आसान शब्दों में कहूँ तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है कि किसी पर्टिकुलर गैसेस के लिए ये टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर गैस मान लो अपने मन में एक्स, उसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या चीज़ है कि इस टेम्परेचर से ऊपर गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। ये है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर गैस इज़ दैट टेम्परेचर अबव विच नो लिक्विफैक्शन कैन टेक प्लेस। बस ये बात है। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर अ पर्टिकुलर गैस विच कैन बी लिक्विफेबल, ठीक है। कोई पर्टिकुलर गैस हो जो भाई लिक्विफाई हो सकती है। तो फॉर अ पर्टिकुलर गैस टीसी मतलब ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर above which no liquefaction can takes place, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए जिसके ऊपर कभी भी कोई लिक्विफैक्शन नहीं होगा। चाहे आप प्रेशर पुरुषर कुछ भी कर दो, इसके ऊपर कोई लिक्विफैक्शन हो ही नहीं पाएगा। इंटरनल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों सिर्फ इतना था। अब हम ये देखेंगे वो फैक्टर्स जो एड्जॉर्प्शन पे असर डालते हैं, ठीक। तो उसके लिए एक बीच में लाइन बना लेते हैं और यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स upon which extent of adsorption depends। ऐसे फैक्टर जिन पे एड्जॉर्प्शन किस हद तक होगा वो डिपेंड करा जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें फैक्टर्स देखने। तो जैसे पहला है यार क्रिटिकल टेम्परेचर या नेचर ऑफ अ गैस। सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस। आपने एक चीज़ पढ़ी थी, गैस कभी भी एड्जॉर्बेंट नहीं हो सकता और सॉलिड कभी भी एड्जॉर्बेट नहीं हो सकता। तो गैस तो हो सकता है ना एड्जॉर्बेट। चिपक सकता है क्या गैस? हाँ चिपक सकता है। तो गैस यहाँ पे किसके जैसे है? एड्जॉर्बेट के जैसे है। तो यहाँ पे एक गोल्डन थंब रूल याद रखो नेचर ऑफ अ गैस के लिए। क्या H2 और O2 आपस में मिलना चाहती हैं? नेचुरली मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो आज हम वाटर जैसी प्रॉब्लम से जूझ नहीं रहे होते। वाटर कंजर्वेशन जैसी प्रॉब्लम हमको होती नहीं। 2020 तक लगभग 12 स्टेट में पानी ग्राउंड लेवल का बिल्कुल कम हो जाएगा। उन्हें इंटर स्टेट पानी की सप्लाई चाहिए होगी, दूसरी स्टेट से मंगाना होगा। तो H2 और O2 ऐसे मिलते नहीं हैं। जो आप आज पानी पी रहे हो, जिससे नहा रहे हो, है ना, वो पानी कम से कम करोड़ों अरबों साल पहले बन चुका है। अब कोई नया पानी नहीं बन रहा है। बनेगा भी तो एक लेबोरेटरी में या केमिकल प्रोसेस से बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा कि आप हाइड्रोजन लाए, ऑक्सीजन लाए और उन्हें मिला दिया। नहीं, कोई आइडियल कंडीशन चाहिए होगी। ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो आपकी एरेटेड ड्रिंक्स होती है, एयर वाली एरेटेड जो आपकी ड्रिंक्स होती है, उसमें CO2 हम डिज़ोल्व करके रखते हैं। क्या वो अपने आप मिलना चाहती है? अगर ऐसे होता, अगर वो अपने साथ मिलना चाहती साथियों, तो हमें कभी भी उसमें ढक्कन नहीं लगाना होता। ढक्कन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता, कोई हेनरी लॉ हमें पढ़ना ही नहीं होता। अगर वो खुद मिलना चाहती, नहीं मिलना चाहती है, इसीलिए तो हम उसे ज़बरदस्ती बॉटल नेक बंद करके रखते हैं ताकि वो ज़बरदस्ती मिले और हमें फिजीनेस मिले। ये चीज़ें हैं। तो CO2 भी एक इमिसिबल गैस है, जैसे O2 और
जो आपकी H2 है वो भी आपस में नहीं मिलना चाहती, ऐसे CO2 भी पानी में नहीं मिलना चाहती। तो इसी पे बेस हमारा क्या है, नेचर ऑफ अ गैस एडजॉर्बेट। एक इसमें थंब रूल याद रख लो, क्या है वो, कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस is directly proportional to extent of adsorption, is directly proportional to extent of adsorption और is directly proportional to आपका वॉन्डर वॉल फोर्स, is directly proportional to वॉन्डर वॉल फोर्स। आप खुद ही समझो, ये फिजिकली तो हो रहा है, केमिकली थोड़ी होगा। अगर जो चिपक रही है गैस, जैसे पानी में CO2 है तो वो फिजिकली है, जैसे आप प्रेशर हटाओगे वो उड़ जाएगी। तो जितना बढ़िया वंडरवॉल फोर्स बनेगा किस किस के बीच में, बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, मतलब जो चिपक रहा है और जिसमें चिपकाना है, उनके बीच में जितना बढ़िया वंडरवॉल फोर्स बनेगा, जितनी बढ़िया फिजिकल बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट होगी, उस हद तक एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, उतनी परसेंटेज में एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जनरली डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस में, कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। ठीक है, इन तीनों में कोरिलेशन है। तो ये आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ अ गैस क्या है, एडजॉर्बेट की बात कर रहे हैं, इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के, और यहीं पे आपका जितना बढ़िया वंडरवॉल फोर्स होगा उतना ज़्यादा आपका एडजॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का अगर आपको याद रखना है तो एक ऑर्डर याद कर लो जो आपके केस कोर्स में है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर सम गैसेस। कुछ गैसेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ यार, सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस में होगा, मतलब सबसे बढ़िया चिपकती कौन है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा एरेटेड ड्रिंक्स का हम यूज़ करते हैं तो CO2, देन उसके बाद मीथेन, CO2 होती है, मीथेन होती है, और कौन सी होती है यार, एक CO2 होती है, दूसरी मीथेन होती है, फिर कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये वहीं से पता चल रहा है। फिर H2 कहाँ से, जहाँ से आपने पिछली बार कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा था, और N2 भी आता है कहीं, डाइनाइट्रोजन भी घुलती है, शायद H2 सबसे लास्ट होता है, इसका पीक वैसा आता है एकदम सीधा, और ये होता है हमारा ऑर्डर। तो देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, सबसे ज़्यादा CO2 का है और सबसे कम किसका है, डाइहाइड्रोजन का है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन, यही है। यही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी है, यही वंडरवॉल फोर्स का भी है, फिजिकल फोर्स का, और यही आपका क्रिटिकल टेम्परेचर का भी ऑर्डर है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने। अब अगर मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँ तो गैस और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर आपको याद करने के लिए बता सकता हूँ। आपको भी एक रफ़ आइडिया रखना है इन चीज़ों का, रफ़ आइडिया इसलिए रखना है ताकि ये ऑर्डर याद हो जाए। जैसे CO2 है, जैसे CH4 है, जैसे आपका CO है, फिर N2 है, फिर H2 है। तो इनके क्रिटिकल टेम्परेचर जनरली हम केल्विन में लिखेंगे। कितने हैं, या तो बुक से देख लो या मैं ये बता देता हूँ, है ना, बुक में आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो जैसे इसका 33 है, नाइट्रोजन का 126 केल्विन होगा। ठीक है, फिर 134, 190 और 304, 134, 190 और 304 केल्विन है। ठीक है, इनको जब ज़रा रफ़ आइडिया रखना, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 का है और सबसे कम किसका है, H2 का है। वो 300 में है, बाकी सब 100 में है, 200 में कोई नहीं है, और ये 30 के अंडर है, मतलब 30 और 40 के बीच में है। ये आप लोग याद रखना। क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया साथियों। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फैक्टर देखते हैं। ये आपने देख लिया नेचर ऑफ अ गैस। दूसरा है नेचर ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड आपको पता है कौन होगा, एडजॉर्बेंट होगा, गैस कभी भी नहीं हो सकती। तो दूसरा हम पे नेचर ऑफ अ सॉलिड। दूसरा हम पे नेचर ऑफ अ सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड या एडजॉर्बेंट। आप खुद समझो, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाना। जैसे कॉटन है, कॉटन एडजॉर्बेंट है और उस पर इंक के मॉलिक्यूल चिपकते हैं। अब उससे भी एक अच्छा हम जैसे चौक ले लें या कुछ और चीज़ ले लें। आप ये देखो, चौक जब सॉलिड फॉर्म में है उसे मैं इंक में डुबो रहा हूँ तो ज़्यादा मॉलिक्यूल इंक के उसमें एडजॉर्ब नहीं होंगे, नहीं चिपकेंगे, अंदर तो वैसे कोरा रह जाएगा वाइट सा। पर अगर मैं उसे फाइन पीस में कन्वर्ट कर दूँ, पतले पतले ग्रैन्यूल्स बनाऊँ उसके, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ा दूँ, उसे मैं क्रश कर दूँ तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो अब इंक के मॉलिक्यूल ज़्यादा एडजॉर्ब होंगे।
अब इंक के मॉलिक्यूल और ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे। तो उसी की बात कर रहा हूँ, नेचर ऑफ सॉलिड मतलब यहाँ एड्जॉर्बेंट है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब जो हम फाइनली डिवाइड करें ग्रैन्यूल्स फॉर्म में हो, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट यहाँ पे हम बहुत माइक्रोस्कोपिक बातों से डील कर रहे हैं, तो हम पर यूनिट मास लेंगे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा हमारा एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, सॉलिड को क्रश कर दें या ग्रैन्युअल्स फॉर्म में या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, ठीक है। तो सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये चीज़ है कि सरफेस एरिया पर यूनिट मास जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्बेंट का, उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन का भी एक्सटेंट होगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यार इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपको पता ही है प्रेशर के साथ क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो चिपकेगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर खुद ही सोचो ना, CO2 में जैसे हम प्रेशर हटाएंगे वो तो हट जाएगी, पानी की जो सरफेस है, लेयर है, उससे भाग जाएगी। पर अगर हम प्रेशर लगा के रखेंगे, ढक्कन बंद करके रखेंगे, तो वो चिपकी रहेगी। तो एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये है कि इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। टेम्परेचर थोड़े बाद में बताऊंगा उसमें, क्योंकि हमारी LCP लगेगा, लीच एटलेयर प्रिंसिपल लगेगा टेम्परेचर के उसमें, तो थोड़ा पुराना भी रिकॉल कराना पड़ेगा। प्रेशर तो डायरेक्ट है, आप समझ लो कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंड भी होगा, ठीक है। यह उसके बाद क्या करते हैं हम, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके लिखते हैं। किसी एड्जॉर्बेंट सॉलिड को एक्टिवेट कैसे करते हैं, एक्टिवेट मतलब और अच्छी तरीके से वो एड्जॉर्प्शन करना शुरू कर दे। कैसे करेंगे, कैसे हम उसे एक्टिवेट करें, तो उसमें सिंपल ये सॉलिड है पूरा, उसे फाइनली डिवाइड कर दो तो उसकी एक्टिवेशन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो चौथा है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में है, उसका एक्टिवेशन कैसे करेंगे, तो फाइनली डिवाइडेड पतला पतला उसे काट दो, फाइनली डिवाइडेड, या आप बोल सकते हैं चॉक नहीं, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड, मतलब एड्जॉर्बेंट विल हैव लार्जर सरफेस एरिया देन बल्क से ज़्यादा होगा। बल्क मतलब एक ही हार्ड मास का एक पीस है, उससे ज़्यादा होगा, है ना। जो हमारा फाइनली डिवाइडेड या पाउडर्ड फॉर्म होगी सॉलिड या एड्जॉर्बेंट की, उसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा देन बल्क, देयरफॉर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ मोर, ठीक है। तो सिंपली आप डायरेक्ट रिलेशन भी बना सकते थे, जो कि यहाँ पे है कि फाइनली डिवाइडेड या पाउडर्ड फॉर्म होगी सॉलिड की, उसका ज़्यादा एरिया होगा एज़ कंपैरिजन टू बल्क, तो उसमें एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ठीक है, फाइनली डिवाइड फॉर्म से सरफेस एरिया बढ़ता है। 4 हमारे पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। 5वां पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 5वां पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यार आपको पता है हम यहाँ लीच एटलेयर प्रिंसिपल लगाएंगे। एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो ये है एड्जॉर्बेंट और ये है एड्जॉर्बेट, छोटा वाला बेट होगा, बड़ा वाला बेंट होगा, ये दोनों बन के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन सा, एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्लस यहाँ पे हीट निकलेगी, क्योंकि आपको पता है इसका एंथैल्पी चेंज कैसा आता है, नेगेटिव आता है, मतलब हीट रिलीज़ करेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब आप खुद ही सोचो आप क्या करोगे, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे। पहला केस, ये क्या है, ए बेट है ना, और ए क्या है, बड़ा वाला बेंट।
एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट दोनों मिले कॉम्प्लेक्स बना। अब वो फिजिकल हो केमिकल हो आपकी मर्जी है, हीट निकलेगी भैया, हमें इतना पता है। पहला पॉइंट देखो क्या है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज़ करा, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा, पहले हमें ये देखना है। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले से हीट निकल रही है, आपने और बढ़ा दिया तो यहाँ पे हीट और निकलेगी, ऐसी तो है ना। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतनी हीट रिलीज़ होगी। तो पहले से हीट निकल रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस साइड हीट क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। ये तो होगा ना, टेम्परेचर बढ़ाने से और क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जिस साइड हीट रिलीज़ हो रही है उसी साइड और हीट रिलीज़ होगी। एलसीपी यही तो बोलता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। मान लो पहले 50 जूल हीट निकल रही थी, अब 70 जूल निकल रही, 20 जूल का इंक्रीमेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने से 20 जूल का इंक्रीमेंट हो गया। क्या इक्विलिब्रियम को अच्छा लगेगा ये? नहीं, इक्विलिब्रियम तो चाहेगा कि मैं अपनी पुरानी स्टेट में आ जाऊँ, मतलब कितनी 50 थी जो, 70 से दोबारा कहाँ आ जाऊँ, 50 पे आ जाऊँ, क्योंकि जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और हीट निकलना शुरू हो गया, जो कि इक्विलिब्रियम के लिए बहुत हानिकारक है। वो स्टेबल से अब अनस्टेबल कन्फिग्रेशन में जा रहा है। तो वो चाहेगा कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा 20 जूल की हीट थी ये कहीं यूज़ हो जाए। भाई आगे तो हो नहीं सकती, आगे तो वैसे निकल रही है, तो पीछे ही यूज़ कर लो। पीछे तो यूज़ भी हो जाएगी क्योंकि पीछे इन दोनों को ज़रूरत होगी उस हीट का, उस एनर्जी का, ये एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से आगे तो कोई मदद नहीं मिली, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम जब ओरिजिनल स्टेट में आएगा तो वो जो 20 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी आई उसे खपाना पड़ेगा, पीछे ही खप सकती है, पीछे ही यूज़ हो सकती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करके भाई ये जा रहा है बैकवर्ड में। क्यों जा रहा है, सारी राम कहानी मैंने आपको बताई। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से हीट और बढ़ गई, आगे तो पहले से हीट निकल रही है और आगे क्या काम करेगा, और जो एक्स्ट्रा हीट निकल रही है उसका आगे कोई काम नहीं है। इक्विलिब्रियम चाहेगा मैं अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाऊँ, तो किसी ना किसी तरीके से ये एक्स्ट्रा हीट को मैं यूटिलाइज़ कर लूँ, और पीछे ही यूटिलाइज़ हो सकती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से बैकवर्ड जाएगा। दूसरी चीज़, टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ हो गया तो भाई फॉरवर्ड जाएगा। अब आप सोचो एड्जॉर्प्शन किसको फेवर कर रहा है, एड्जॉर्प्शन किसको फेवर कर रहा है, बस ये देखो। अगर आप पे नोटबुक है, एड्जॉर्प्शन क्या चाहेगा, एड्जॉर्प्शन चाहेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड हो। आप खुद ही देखो एड्जॉर्प्शन का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स एड्जॉर्प्शन बने। ये जो एड्जॉर्प्शन है कॉम्प्लेक्स वाला ये बने। आप क्या चाहते हो, एड्जॉर्प्शन हो ना, ऐसे तो नहीं चाहते कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोबारा बन जाए, नहीं, आप चाहते हो ये दोनों मिलके क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए। तो जो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन वो यहाँ पे फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को, फेवर्स करेगा किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। यार एड्जॉर्प्शन अगर होना है प्रोसेस तो कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए ये वाला, और कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब ये दोनों मिलेंगे, और इन दोनों को मिलने के लिए भाई फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए। तो एड्जॉर्प्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा है, पर टेम्परेचर के कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड को फेवर कर रही है, लेस वाली। तो एड्जॉर्प्शन को फेवर करने के लिए हमें कैसा टेम्परेचर रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर, और एड्जॉर्प्शन को फेवर करने के लिए प्रेशर कैसे रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। तो इतना आप लोगों को समझना था, ठीक है। एड्जॉर्प्शन फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड में ही तो कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, और फॉरवर्ड हमें कब मिलेगी, जब टेम्परेचर क्या हो, कम हो, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आगे और हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और वो नहीं चाहेगा ऐसा, तो वो फिर बैकवर्ड मारेगा। तो टेम्परेचर हाई करने से बैकवर्ड मार रहा है, टेम्परेचर लो करने से फॉरवर्ड जा रहा। टेम्परेचर कम हो जाएगा और हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और हीट रिलीज़ करनी है ना, मतलब जैसे टेम्परेचर तुमने कम कर दिया, पहले 50 निकल रही थी अब 30 निकलेगी, तो वो क्या बोलेगा, भाई तुम और कॉम्प्लेक्स बनाओ, पहले 100 मॉलिक्यूल लड़ रहे थे तुम दोनों, अब 200 लड़ो, और मेरी जितनी हीट पहले की जितनी पहले निकल रही थी उतनी ही अब भी बनवा दो। तो फॉरवर्ड को फेवर करेगा वो, है ना। जब टेम्परेचर कम होगा तब कॉम्प्लेक्स एड्जॉर्प्शन के साथ जो हीट रिलीज़ है वो कम निकलेगी, जितनी इक्विलिब्रियम में निकल रही थी उससे कम निकलेगी। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा भाई और निकले, तो इनको बोलेगा तुम और अच्छे तरीके से प्रेरित होके रिएक्ट करो और मेरी जितनी हीट पहले बन रही थी उतनी बनाओ भाई, तो इसलिए फॉरवर्ड को फेवर करेगा। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया एड्जॉर्प्शन जो है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। टेम्परेचर बढ़ा तो एड्जॉर्प्शन घटेगा, देखो टेम्परेचर बढ़ा तो बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड में एड्जॉर्प्शन बनेगा, बैकवर्ड में तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा, इसलिए तो एड्जॉर्प्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि डिसॉर्प्शन मतलब ये दोनों अलग हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टूट के ए बड़ा वाला और ए छोटा वाला बनाई, तो डिसॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन समझ में आया, शाबाश यार, तेज़ बच्चे हो तुम।
बहुत बढ़िया। अब एक नोट देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में होगा क्या। इक्विलिब्रियम में जैसे आपको पता है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर होती हैं, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी क्या होगा, बराबर होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आज नोट में लिख भी लेते हैं। तो नोट है कि एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा, बराबर होगा। और अगर आपने डिस्टर्ब करा तो बहुत बुरा होगा, तो इक्विलिब्रियम अपना रंग दिखाएगा और आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड करेगा, ठीक है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या बराबर है, तो सॉर्प्शन का रेट क्या होगा, सॉर्प्शन, तो रेट ऑफ सॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट है। सॉर्प्शन मतलब जिसमें एड्जॉर्प्शन भी हो और डिसॉर्प्शन भी हो, दोनों। जितना बड़ा उतना ही कम हो गया, जितना बड़ा उतना ही कम हो गया, जितना एड्जॉर्प्शन बना उतना ही डिसॉर्प्शन बना। तो कांस्टेंट है या तो जीरो है। सॉर्प्शन का रेट या तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब अगर ये 5 यूनिट बढ़ गया तो वो 5 यूनिट घट गया, और यह जीरो होगा, जितना ये पॉजिटिवली बढ़ा उतना ये नेगेटिवली बढ़ा। तो याद रखना एट इक्विलिब्रियम सॉर्प्शन या तो कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा। सॉर्प्शन क्या चीज़ है, जिसमें एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों हो, तो या तो दोनों इक्वल वे में होंगे या दोनों एक दूसरे को काट देंगे, यह है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी पढ़ लो। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जिसे हम लिखते हैं ई और नीचे एडी, ई और एडी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये चीज़ है। क्या है भाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, देखो आपको नाम ही बता रहा है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, वो एनर्जी या वो हीट जो इवॉल्व होगी कब, एंथैल्पी बताना है ना। एंथैल्पी मतलब हीट रिलीज होगी, तो कैसे बता सकते हैं, सुनो। 1 मोल एड्जॉर्बेंट में जब एड्जॉर्ब होगा, 1 मोल चिपकने वाला 1 मोल चिपकाने वाले पे जब चिपकेगा, 1 मोल चिपकने वाला एड्जॉर्बेट, 1 मोल चिपकाने वाले मतलब एड्जॉर्बेंट पे जब बॉन्डिंग बनाएगा, चिपकेगा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी उसे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये चीज़ है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, द हीट विच इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ adsorbate adsorb on the 1 mole of adsorbate adsorb on the surface of adsorbent, ठीक है। एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे जब चिपकेगा तो जो हीट रिलीज होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कहेंगे। जब 1 मोल एड्जॉर्ब होगा किस पे, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे। क्लियर है इतना, शाबाश, बहुत बढ़िया। यार अब हम ये देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते घटाते हैं तब तो नुकसान है, क्योंकि तब एड्जॉर्प्शन का जो कांस्टेंट रेट है वो गड़बड़ा जाता है। डिक्रीज़ करेंगे अगर टेम्परेचर को तो और एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है, और इंक्रीज़ करेंगे तो घट जाता है। तो अब हम ज़रा देखना चाहेंगे कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, जब हम टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, और तब हम देखें कि प्रेशर के वेरिएशन के साथ एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट कैसा है, मतलब कितने ग्राम एड्जॉर्बेंट पे कितना ग्राम एड्जॉर्बेट चिपका, कितने ग्राम एड्जॉर्बेट कितने ग्राम एड्जॉर्बेंट में चिपका, ये देखना चाहेंगे। जब हम टेम्परेचर को क्या करें, कांस्टेंट करें, और हम ये देखें कि प्रेशर के वेरिएशन के साथ, कभी प्रेशर बढ़ा दो, कभी घटा दो, कभी कांस्टेंट रखो, उसके साथ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसा है। अलग अलग वेरिएशन होगा ना, ज़्यादा प्रेशर में बहुत अच्छा होगा, कम प्रेशर में बहुत बेकार होगा, वीक सा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब ये है कि किसी गिवन ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट में कितने ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेट चिपका, किसी गिवन ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट में कितने ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेट चिपका, ये चीज़ है। तो हम एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे एक जैसा, और कब पढ़ेंगे, जब आइसोथर्म कंडीशन हो,
और आइसोथर्म में हमें क्या पढ़ना है, एड्जॉर्प्शन। तो हम पढ़ना चाहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो हम एक क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे जिसमें हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को का वेरिएशन देखेंगे, किसके साथ, प्रेशर के साथ, इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो द कर्व रिप्रेजेंटिंग the variation of extent of adsorption, मतलब x by m। अब x क्या होता है, x होता है एडजॉर्बेट कि गिवन ग्राम ऑफ एडजॉर्बेट, और m आप जानते हैं ज्ञानी है, क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। मतलब समझ में आया कि कितने m ग्राम एडजॉर्बेंट में x ग्राम एडजॉर्बेट चिपका, आई बात समझ में। m ग्राम एडजॉर्बेंट में x ग्राम एडजॉर्बेट चिपका, ये बातें हैं, ठीक है। m ग्राम कुछ भी हो सकता है और उसमें कितना भी चिपक सकता है, दोनों अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। नीचे वाला कभी भी गैस नहीं हो सकता, ऊपर वाला कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता, ये आपको पता ही है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद प्रेशर P at constant टेम्परेचर। कोई कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे तभी तो आइसोथर्म हुआ। कांस्टेंट टेम्परेचर में हम किसका वेरिएशन देख रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। m क्या है, एड्जॉर्बेंट की गिवन मास है, x क्या है, एड्जॉर्बेट की गिवन मास है। तो x बाई m क्या हुआ कि m ग्राम एड्जॉर्बेंट में x ग्राम एड्जॉर्बेट चिपका, और इसका वेरिएशन देखेंगे प्रेशर के साथ। और अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर में देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये है, तो हमने क्या देखा, इतना जब हम देख लेते हैं तो हम पे एक आता है, एक बंदे थे, केमिस्ट थे, उन्होंने अपना बनाया, तो उनका नाम था फ्रूंडलिच, FREUNDLICH, फ्रूंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रूंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये देखा। इन्होंने सिंपली ये बोला कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है x बाई m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी p की पावर फ्रैक्शन 1 बाई n। इसके x बाई m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी p की पावर 1 बाई n के, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। इसको ये आगे बढ़ाएंगे अब, ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है भाई। फ्रैक्शनल पावर है, डायरेक्ट हटेगा, कांस्टेंट आएगा, k लिख लेते हैं, x बाई m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n। n एक नंबर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। इन्फिनिटी से कम बराबर ऐसे हो सकती है, वेयर n इज़ अ नंबर, एक होल नंबर होगा, होल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि होल में 0 भी आते हैं, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, और लेस देन इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी तो अचीव ही नहीं करेगा, उससे पहले सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, क्लियर है, शाबाश। चलिए, तो देखिए इसने क्या कहना चाहा, फ्रूंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आप लोगों ने देख ही लिया है, क्या बोलना चाहा। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिर 2 ग्राफ आएंगे इसके, उनका देखो, इसका किस्सा ही ख़त्म। फिर तो आपको पता चला x बाई m जो कि है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और वह है प्रेशर, और यह है फ्रैक्शनल पावर। डायरेक्ट हटा के आ गया, n एक नंबर है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इन्फिनिटी होगी। तो इसका स्टेटमेंट ये है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x बाई m इज़ डायरेक्टली, वैसे डायरेक्टली बोलना तो नहीं चाहिए पर कोई बात नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन दैट इज़ x बाई m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर अप्लाइड। फ्रैक्शनल पावर देखो 1 बाई n है तो फ्रैक्शनल पावर होगी, देखो 1 से बड़ा ही होगा या 1 ही होगा, तो
तो ये है तो फ्रैक्शन ही आएगा, 1 तक तो चलो 1 ही पावर है, फिर फ्रैक्शन आनी वैल्यू शुरू हो जाएगी क्योंकि 1 से बड़ा 2 आएगा, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 आएगा, इसलिए फ्रैक्शनल पावर बोला। तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल पावर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड, फ्रैक्शनल पावर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड, ये बात है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल पावर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड। x क्या है, x है मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है, m बड़ा बनाओ छोटा बनाओ आपकी मर्जी है ना, m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही था, कैपिटल M बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इतनी चीज़ें आ गई, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। लो प्रेशर में, हाई प्रेशर में, सब में देखेंगे, ये आपने लिख लिया होगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है वो, फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। रिलेशन याद है ना आपको, क्या है पता है ना, क्या है, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/m 1/n, n नंबर है। देखो n की वैल्यू लो प्रेशर में 1 होती है, तब तो एक लीनियर रिलेशन आएगी, फिर दिक्कत आ जाती है और फिर आखिरी में n की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो सैचुरेशन आ जाता है। तो यही हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, यही हमारे ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहेगा। तो ये बना लिया, यहाँ x/m लेंगे जिसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और यहाँ प्रेशर लेंगे। तो कैसा ग्राफ दिखा, पहले तो सीधी लाइन दिखी ऐसे, फिर एकदम यूँ आया, फिर एकदम ऐसे सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो इसे चाहे डार्कन करना है डार्क कर लो, ऐसे पहले लीनियर रिलेशन, फिर एकदम से अब नॉर्मल हुआ और फिर सीधा हो गया, क्लियर है, ऐसे बनाना। और जहाँ ये सीधा होगा उसे सैचुरेशन प्रेशर बोलेंगे, मान लो यहीं पे सीधा होना शुरू हुआ, जहाँ पे ये काटेगा इसे P0 बोलेंगे, नीचे प्रेशर है, P0 क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर, एक्सक्यूज मी, P0 होगा सैचुरेशन प्रेशर, मतलब यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी और एड्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सैचुरेशन मतलब क्या हुआ कि M एड्जॉर्बेंट में X एड्जॉर्बेट और सैचुरेट और एड्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये तो ये सैचुरेशन प्रेशर आ गया। अब देखो जहाँ तक लीनियर रिलेशन है वहाँ तक क्या होगा, P की वैल्यू मतलब N की वैल्यू 1 होगी, तो x/m कितना आ जाएगा, यहाँ तक k p के बराबर आ जाएगा, है ना, p ऊपर ही है और पावर वही होगी 1/1, ठीक है, 1/1 मतलब समझ जाना n की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये है। तो ग्राफ ऐसे बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, तो थोड़ा हम नीचे को बना देते हैं इसे, है ना। यहाँ तक क्या हुआ, देखो यहाँ तक लीनियर रिलेशन है, फिर एकदम से अब नॉर्मल आ रही, तो यहाँ तक तो x/m बराबर है k और p के, n की वैल्यू 1 हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे हलचलें शुरू हुई और यहाँ पे वही वाला रिलेशन n की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगी, तो x/m इज इक्वल टू kp पावर कितनी 1/n, और फिर यहाँ पे जाके सैचुरेशन आ गया, तो यहाँ पे x/m बराबर होगी k p की पावर कितना इन्फिनिटी, फिर वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है, मतलब 1/∞, सॉरी k p की पावर कितना 1/∞, इसका मतलब k p की पावर कितना 1/∞ 0 होता है, तो ये k के बराबर हो गई, मतलब यहाँ पे आके वो सैचुरेट या कांस्टेंट हो गई। दोबारा देखो क्या हुआ भैया, यहाँ पे आके सैचुरेट होगी, x/m इज इक्वल टू k p 1/n की जगह इन्फिनिटी, 1/∞ 0 होता है, किसी की पावर 0 1 होगा तो k है मतलब कांस्टेंट हो गई। तो अब वो क्या है, एड्जॉर्प्शन का जो वो है क्या बोलते हैं रेट, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये आपको याद रखना है, क्लियर है, शाबाश। सैचुरेशन प्रेशर देख ले P0, जहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी वहीं की बात है। अब इधर के बाद सारा आगे तक क्या होगा, सैचुरेशन ही चलता रहेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, अब एक सिंपल सा काम करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड, पर लॉग वाला हाई प्रेशर में इतना मैटर नहीं करता, ये आपको याद रहना है। तो हम पे एक चीज़ है क्या कि x/m बराबर है k p की पावर कितना 1/n, फर्स्ट है। इसी में हम एक काम करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड, तो टेकिंग
लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लेंगे। अब अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो होगा क्या, तो कुछ ऐसा होगा कि log ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू log ऑफ k p की पावर 1 बाई n, ये हो गया। log ए बी, log a प्लस log b, तो log k प्लस log p की पावर 1 बाई n, पावर आगे आएगी यार, तो log x बाई एम इज इक्वल टू log k ऐसी है प्लस 1 बाई n log p, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई n log p, ये है। अब आपको पता है ये तो हमारा x में होगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा m, ये हमारा y कांस्टेंट या जिसे आप बोल सकते हो क्या है ये, और x बाई एम आपका y होगा। c क्या है, y का क्या है ये भूल गए, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट है, ये खुद सोचो, पर है तो ये कुछ ना, y से डिस्टेंस होती है ये है। तो इसको हम कहीं इक्वेशन को लिख लेते हैं और इसको बेस में बना के हम ग्राफ बनाएंगे। x इंटरसेप्ट होता है वो, है ना, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे लिख लेंगे log और यहाँ पे p। अब इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। अब p की जगह log p आएगा, ठीक है। अब x बाई एम की जगह log x बाई एम आएगा। अब ये देखो कि ये कैसा है, 1 बाई n, स्लोप इन्वर्स है ना, उल्टा स्लोप है, बनेगा तो ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे, ये ठीक है। बट हाई प्रेशर में ये होल्ड ही नहीं करेगा, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 3 मैं यहाँ पे पॉइंट बना सकता हूँ जिससे मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, ऐसे ऐसे, और ये मेरा y इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट देखो यहाँ से कितना है, log k है, ठीक है, क्योंकि ये तो x है, ये y है, ये m है, सॉरी ये y है, ये x है, ये m है, ये c है, c होता है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही वाली फॉर्म है। तो log k याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि log k यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट है। और फिर उसके बाद आपको स्लोप क्या है, स्लोप यहीं से देखोगे, स्लोप यहाँ से भी देख सकते हो कितना है, 1 बाई n है। आपको एक बात पता है n की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी, तो 1 बाई n की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई n अगर करोगे तो हर नंबर का रेसिप्रोकल करो, तो 1 बाई n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 बाई 1, 1 ही होगा, और ग्रेटर देन 1 बाई इन्फिनिटी, है ना, उल्टा करना है सबका, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये चीज़ है, क्लियर इतना, शाबाश, यही चीज़ है यार, है ना। इंटरसेप्ट आप लोगों ने देख लिया कितना है, log k है, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट है। बट हाई प्रेशर में ये वैलिड नहीं होता ग्राफ, क्लियर। स्लोप पता चल गया, इंटरसेप्ट पता चल गया, log p पता चल गया, log x बाई m पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ देखते हैं। नई चीज़ देखो इसमें क्या आ सकती है, नई चीज़ ये आ सकती है कि एक नोट आ सकता है कि एट हाई प्रेशर ये जो लॉग वाली वैल्यूज़ है या ये जो लॉग वाली रिलेशन है ये सही नहीं बैठती, डजेंट होल्ड गुड, ये लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नोट एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर the relation involving at high pressure, the relation involving logarithmic terms, log terms है ना, log terms doesn't hold good, अच्छी नहीं बैठती, वेरिएशन आता है बहुत खतरनाक, मैथमेटिकल रिलेशन सही नहीं बैठती। तो हाई प्रेशर में बिकॉज क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर में देर इज़ अनसेचुरेशन, देर इज़ सेचुरेशन, इस वजह से, बिकॉज एट हाई प्रेशर saturation reaches
सैचुरेशन रीचेस, और मैथमेटिकल जो हमारा टर्म है ना, ये जो मैथमेटिकल आपने रिलेशन बनाई वो उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, वो सही नहीं बैठती, उसमें बहुत सारे वेरिएशन आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हाई प्रेशर में ऐसा कुछ होता है। हाई प्रेशर में जब सैचुरेशन आता है तो लॉग वाली जो रिलेशन है वो सही नहीं बैठती, ये चीज़ है। अच्छा, आपको पता है कि हम किसी भी कंसंट्रेशन को दो तरीके से मेज़र करते हैं। एक तो आपने देख ही लिया प्रेशर वाला इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन सी। तो एक नोट वो भी लिख लो कि मान लो जब सॉलिड एड्जॉर्बेंट हो और उस पर देखें तो नोट है फॉर एड्जॉर्प्शन, नोट लिखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है ना। सॉल्यूट मतलब वही है यार, एड्जॉर्बेट, सॉल्यूट वही है जो चिपकेगा, है ना। ऑन सॉलिड एड्जॉर्बेंट, ऑन सॉलिड एड्जॉर्बेंट, जब हम एड्जॉर्प्शन कराएं किसका, सॉल्यूट कौन है, एड्जॉर्बेट कौन है, गैस लिक्विड है, किस पे, सॉलिड एड्जॉर्बेंट पे। अगर मान लो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी है, मतलब अब हम पार्शियल प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहे, जैसे वहाँ करा था के पी की पावर, पी करा था ना, के पी की पावर 1/n, तो पी का नहीं करें और उसकी जगह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी ले लें। सी मतलब मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन है ये, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है। तो अब हम पे रिलेशन क्या बनेगी, तो वैसी बनेगी कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है x/m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ था p की पावर 1/n, यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन c, एक्टिव मास की पावर कितना 1/n, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट हटा k आया, c की पावर कितना 1/n। माइंड इट, m एड्जॉर्बेंट सॉलिड होगा, x हो सकता है लिक्विड और गैस, तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लिया, तब एड्जॉर्प्शन आइसोबार पढ़ते हैं, ये है, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, आइसोबार मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और रिलेशन देखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं यार, एक तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में आपको बताइए प्रेशर के बढ़ने से ये घटता है, और केमिकल में क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर जर्नल बिहेवियर घटता है, तो ये है। तब हमें देखना है एड्जॉर्प्शन आइसोबार, एड्जॉर्प्शन आइसोबार आप लोगों को देखना है। आइसोबार मतलब आप समझ गए, प्रेशर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, आइसो मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट लिख लेते हैं, सेम क्या लिखना, सेम बच्चे वाले टर्म है, तो प्रेशर कांस्टेंट, ये बात है एड्जॉर्प्शन आइसो बार की, कि क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तो व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोबार की ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब x/m एंड द टेम्परेचर और क्या चीज़ है, एट कांस्टेंट प्रेशर में इसे देखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर P में हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के बनते हैं, फिजियोस ऑप्शन और केमियस ऑप्शन, दो बनते हैं, मैंने बताया था दो अलग अलग बनेंगे। तो एक काम करता हूँ, फिजियोस ऑप्शन तो यहीं बना लेता हूँ, उसमें तो जनरल है कि टेम्परेचर के बढ़ने से घटेगा, तो ये बनाया इतना सा, होपफुली आपको दिखे, x/m यहाँ है, टेम्परेचर यहाँ है, प्रेशर कांस्टेंट है, उसके साथ ये घटेगा, तो ऐसा बनेगा, है ना। ये किसके लिए, फिजियोसॉप्शन के लिए, फिजियोसॉप्शन। इसका रीज़न बता सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका रीज़न क्या है, फिजियोसॉप्शन का रीज़न फॉर फिजियोसॉप्शन, कि फिजियोसॉप्शन ने ऐसा बिहेव क्यों करा, उसका कोई रीज़न होगा ना, वही वो दिखा देते हैं। रीज़न फॉर फिजियोसॉप्शन का क्या रीज़न है, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या, आपको बताइए, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या होता है, घटता है, पता है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से बॉन्डिंग फोर्स वीक होते हैं, वंडर वाल फोर्स वीक होते हैं, वही चीज़ है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जो फिजियोसॉप्शन है या कोई सा भी एड्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ घटता है, तो फिजियोसॉप्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
फिजिक्स ऑप्शन कुछ और नहीं है, वही चीज़ है जो हमने लिखी थी पहले, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वही हमारा फिजिक्स ऑप्शन ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे वॉन डेर वाल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो वॉन डेर वाल फोर्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो अगर बॉन्डिंग फोर्स ही वीक हो गए तो वो हटना ही शुरू करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वही बातें हैं, ठीक है। ये फिजिक्स ऑप्शन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉन डेर वाल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर इंक्रीमेंट के। ये अब बात करते हैं कैमियस ऑप्शन की। तो कैमियस ऑप्शन में पहले इंक्रीज़ करता है, बाद में डिक्रीज़ करता है। यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है x/m, पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, ऐसे चलता है। तो अगर इसे दो पार्ट में तोड़ें, पहला पार्ट ही कह रहा, दूसरा पार्ट ही कह रहा, तो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको घट ही रहा है, जैसे पहले घटता था वैसे ही घट रहा है। यह तो इसका रीज़न बता देते हैं, क्योंकि भाई आपको इतने बार मैंने बताया है, पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी ना केमिकल बॉन्ड बनने के लिए, इसके लिए टेम्परेचर का इंक्रीज़ होगा, ठीक है, यह है। एंड देन उसके बाद जनरल बिहेवियर जो होता है ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टेम्परेचर के साथ एक्सोथर्मिक नेचर होता है, इसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो रीज़न ये है कि x/m फर्स्टली इंक्रीज एज जो हमारी स्पीशीज़ हैं, दोनों स्पीशी, एड्जॉर्बेट भी और एड्जॉर्बेंट भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x/m पहले इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ टेम्परेचर के साथ, है ना। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसे यहाँ क्यों इंक्लूड कराना, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ना। ये तो x/m फर्स्टली इंक्रीज एज स्पीशीज़ रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज़ रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। स्पीशीज़ को क्या लगती है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी स्पीशीज़ है पहले उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, किसके लिए? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। आए ना चमका समझ में? ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब सिंपल सी बात है, अब यहाँ लिखते हैं, दैट इज द हीट दैट सप्लाइड, जो हमें मिली या गेन हुई ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीमेंट, जो हमें हीट मिलेगी ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली हीट मिलेगी, ठीक है। ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी वही दिक्कत है। एक्टिवेशन एनर्जी को EA लिख सकते हैं, ठीक है, बिकम्स एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा था मैं, माथा ये फोड़ रहा था कि x/m पहले इंक्रीज़ इसलिए हुआ क्योंकि जो भी हमें हीट सप्लाई हुई है, जो हमें गेन हुई, वो एक्टिवेशन एनर्जी बन जाएगी, ये है, ठीक है। ये चीज़ें ये सारा लिखा हुआ। एंड सेकंड की बात करूँगा अब, जो सेकंड है, देन डिक्रीजेस ड्यू टू, सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से डिक्रीज़ हो गई। एक्सोथर्मिक है ना नेचर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाना मतलब दोबारा वो डिसऑप्शन हो गया, टूट गया, ये बात है, टूट गया, एड्जॉर्प्शन बन नहीं पाया कॉम्प्लेक्स, है ना, ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये बात है, एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्लियर, शाबाश। ये तो क्वेश्चन आता है कि वाई कैमियस ऑप्शन फर्स्टली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ये सारी बातें हमने किसके लिए करी, लिखा था ना यहाँ पे, कैमियस ऑप्शन के लिए। कहाँ से लेकर कहाँ तक सर? तो अगर साथ में चलोगे तो दिक्कत क्यों होगी, यहाँ से चले थे और ऊपर गए, पहला ये है, दूसरा ये, फिजिक्स ऑप्शन की वहाँ बात कर ली। ये पूरा किस डोमेन के अंदर आया? ये आपका आया एड्जॉर्प्शन आइसो बार के अंदर, क्लियर, शाबाश। अब यार एड्जॉर्प्शन के ना थोड़े एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये देखो। हम पे है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। धीरे धीरे जब हम चैप्टर ख़त्म करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सर ने ये एप्लीकेशन लिखाई क्यों थे, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है।
तो यार इसमें पहला क्या हो सकता है, गैस मास्क, ये सारी चीज़ें। पहली बात तो देखो ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। कैसे? जो हम विंडो पेन से या ग्लास में वो लगाते हैं ना सिलिका जेल, तो सिलिका जेल क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, चिपका देती है, ये है। ठीक है, सिलिका जेल हो गया या एल्यूमिना जेल हो गया, तो ये दोनों यही काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, उमस जो होती है उसे कंट्रोल करता है। मॉइस्चर कंटेंट कहाँ कब ज़्यादा होता है, गर्मी में या बारिश वाले मौसम में, यह है, वो आपको पता करना होगा। तो सिलिका जेल्स या जो एल्यूमिना है वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, मॉइस्चर्स को। एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, चिपका देते हैं, ये है। ठीक है, दूसरा और बताओ यार और क्या यूज़ हो सकता है। मॉइस्चर का कंट्रोल, ह्यूमिडिटी का कंट्रोल हो गया, और एक्चुअली इसका काम और है, एड्जॉर्प्शन क्या करता है, गैसेस को एड्जॉर्ब करा लेते हैं ना। एड्जॉर्प्शन से हम किसी सॉलिड में गैस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मान लो हमें फॉल्स वैक्यूम बनाना है, एक आर्टिफिशियल वैक्यूम बनाना है, वैक्यूम ना, किसी चीज़ों को मेज़र करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो हमें एक फॉल्स वैक्यूम या आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट करना है। उसके लिए हमें सारी गैसेस बाहर निकालनी पड़ेगी, उड़ानी पड़ेगी, वहाँ से वैक्यूम आउट करनी पड़ेगी, इवॉल्व आउट करनी पड़ेगी। कैसे होगी, इसी की मदद से होगी। एक एक्टिवेटेड हम क्या ले लें, एड्जॉर्बेंट ले लें, और वो सारी गैसेस को अपने पे क्या कर ले, चिपका ले, उसे हटा देंगे, तो हम पे कोई गैस नहीं बचेगी, तो वैक्यूम बचेगा। ये चीज़ है। ठीक है, तो दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम का प्रोडक्शन हो जाता है इससे। तीसरा यार आप बहुत सुनता होगे, क्रोमेटोग्राफी, ऐसी चीज़ें। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे कोई कलर्ड पिगमेंट हो, ठीक है, जैसे क्लोरोफिल हो गया, तो उसे हमने डीकलर्ड करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाना है, बिल्कुल, तो उसमें एड्जॉर्प्शन का भी काम होता है। एड्जॉर्प्शन क्या करता है, कलर पिगमेंट जो होते हैं उन्हें एड्जॉर्ब कर लेता है अपने पे, और जो हमारा पेरेंट कलर्ड मटेरियल हो जाता है वो कैसे हो जाता है, अब वो हमारा अब डीकलराइज हो जाता है। तो ये है। तो रिमूवल ऑफ कलर्ड इम्प्योरिटी, कलर्ड इम्प्योरिटी का क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। ये है रिमूवल ऑफ कलर्ड इम्प्योरिटीज़। कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और यार बहुत है, जैसे इसके कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन भी हैं, बायोलॉजी वाले समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब सारे तो डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हो गए। और यार इसका एक एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे मेटलर्जी, जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो पांचवा है जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस, जब मेटलर्जी आएगी तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा इसका ये। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, और सोचो तुम, वो गैस मास वाली तो बात की चीज़ें हैं, पहले तो सिंपल देख लो। मेटलर्जिकल प्रोसेस, और इससे ना अनवांटेड जो स्मेल होती है, ओडोर, उसे भी हटाया जा सकता है, वो भी तो गैस की वजह से होती है। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड ओडोर को रिमूव कर सकते हैं, मतलब डीओडोराइजेशन, ये भी इससे करा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देख लो। क्लियर, शाबाश।